ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर्स को शुरू करने से पहले अगर आपका प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट, तो पूछें रेज हैंड करके। अदरवाइज फिर लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 का, वो हम शुरू करते हैं जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? ओके जी। देन कल हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसका लास्ट टॉपिक जो है वो रह गया था, बस बाकी हमने डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये इम्परफेक्ट कंपटीशंस में जो चार कैटेगरीज थी उनमें सबसे ज्यादा फर्म्स इसी कंपटीशन में एग्जिस्ट करती हैं जी। अजीम बच्चे, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी एडवांटेज इन्होंने कॉपी में 2 पॉइंट थे, वो पूछ रहे हैं। बताएं बताएं। इधर लिखा हुआ ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्यू फर्म के जो प्राइस कंपैरिजन करते हैं ओलिगोपोली में। हम्म। तो नीचे उन्होंने दिया है कि प्राइस आर स्टेबल। जब प्राइस स्टेबल है तो प्राइस का कंपैरिजन किस चीज से कर लेते हैं? अगेन मतलब किस चीज का कंपैरिजन दोबारा? ऊपर उन्होंने दिया हुआ है पॉइंट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म कस्टमर आर एबल टू प्राइस कंपैरिजन ठीक है। में एक प्राइस कंपैरिजन नीचे उन्होंने पॉइंट दिया हुआ इन बोथ क्लूसिव हाँ एंड नॉन सही है क्लूसिव प्राइस आर स्टेबल। जी। तो ये सर जी कंफ्यूजन हो रही है कि अगर प्राइस स्टेबल है तो प्राइस कंपैरिजन किस तरह हो देखिए, जाएगा? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना, हमने कहा था कि सिमिलर भी हो सकता है प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। आप इस चीज को यस ऐसे सर। समझ लें कि आपको 1 लाख रुपए की प्राइस पे होंडा कंपनी की बाइक भी अवेलेबल है, सुजुकी की भी अवेलेबल है, एक दो और भी फर्म्स हैं फॉर एग्जांपल। तो प्राइस रेंज तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई 500 1000 का फर्क होगा। लेकिन प्रोडक्ट वाइज कस्टमर कंपेयर कर सकता है कि 1 लाख रुपए में कंपनी ए मुझे क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, उसकी क्वालिटी, उसका स्टाइल, क्वांटिटी, डिजाइन, कलर कैसा होगा, इसी तरह दूसरा। तो यानी कम से कम प्राइसेस के लिहाज से कंज्यूमर के पास कंपैरिजन का चांस होता है ओलिगोपोली में, क्योंकि फ्यू फर्म्स है ना, 5-7 फर्म्स की प्रोडक्ट है, आप कंपेयर कर सकते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो प्राइस अगर सिमिलर भी हो तो 100 या 200 या 400 फर्म्स हैं या 50 फर्म्स हैं, तो आप 50 फर्म्स का प्रोडक्ट तो एज ए कस्टमर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप इतना स्टडी नहीं कर सकते कि आप 50 डिफरेंट कंपनीज का प्रोडक्ट पहले कंपेयर करें फिर परचेजिंग डिसीजन करें। तो इसलिए ओलिगोपोली में हमें नजर ये आता है कि कंज्यूमर के लिए कंपैरिजन जरा आसान है। सिर्फ ये नहीं कि प्राइस को कंपेयर करना, प्राइस के लिहाज जी से सर। प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है। यस सर। और सर जी ये किंग डिमांड कब में मतलब डिसकंटिन्यूटी आती है मार्जिनल मार्जिन रेवेन्यू रेवेन्यू में, जी जी। उसका एक बार बता दीजिए क्यों आती है किस? क्योंकि देखें, ओलिगोपोली में फर्म्स जो है वो 5 7 8 10 हो सकती हैं। तो तमाम जो फर्म्स हैं उनकी मार्जिनल कॉस्ट सिमिलर नहीं होती। कुछ यस इनएफिशिएंट सर। फर्म्स हैं, उनकी मार्जिनल कॉस्ट जरा हायर होगी, कुछ एफिशिएंट हैं तो उनकी जरा मार्जिनल कॉस्ट लोअर होगी। तो हम एमआर के लाइन में जो है वो थोड़ा सा गैप दे देते हैं कि इस गैप में ही तमाम फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स होंगी, कुछ थोड़ी सी इनएफिशिएंट होंगी, कुछ एफिशिएंट होंगी। ठीक है, वो उस गैप में से मार्जिनल कॉस्ट कब गुजरेगी सर जी? जी, उस गैप में से। अदरवाइज देखे ना, ओलिगोपोली के अलावा तीनों केसेस में, मोनोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक हो, उसमें तो हम एमसी की लाइन जहां भी एमआर को क्रॉस करती है बस वही पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यस हम सर। कहते हैं कि जो ओलिगोपोली फर्म्स हैं वो ऑब्वियसली उनकी मार्जिनल कॉस्ट का फर्क होगा, तो हम एक ही ग्राफ से ओवरऑल ओलिगोपोली का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा गैप देना पड़ता है ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी। और बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं, शाबाश। ओके जी। देन नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक हमने स्किप किया था, एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, के किसी भी बिजनेस में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो किस किस्म के हैं।
तो बुनियादी तौर पे अगेन ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये 4 से 5 नंबर का या सिर्फ एडवांटेजेस का आ जाता है या सिर्फ डिसएडवांटेजेस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर 1, नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आमतौर पे हमें नजर आता है कि बैरियर्स टू एंट्री जो है वो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है या बहुत ज्यादा आप कह लें हाई नहीं है। न्यू फर्म्स एंटर होती रहती हैं, एग्जिट करती रहती हैं। तो ये एक तरह से बिजनेस मॉडल के लिहाज से ये आसान सिचुएशन है या प्लस पॉइंट है कि इसमें न्यू इन्वेस्टर इजीली एंटर हो सकता है। ओके, देन डिफरेंशिएशन इंक्रीजेस कंज्यूमर चॉइसेस। फिर हमने कहा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे कंपेटिटर से, दूसरी फर्म से। तो डिफरेंशिएशन की वजह से कंज्यूमर के लिए चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं, यानी उसके पास 10, 15, 20, बल्कि मोनोपोलिस्टिक है तो साफ ज़ाहिर है 20 से ज्यादा फर्म्स होंगी, तो 30-40 फर्म्स का उसके पास ऑप्शन आ जाता है, या आप कह लें चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं, वो अपनी चॉइस के मुताबिक प्रोडक्ट खरीद लेता है। ओलिगोपली में और खास तौर पे मोनोपोली में हमें पता है कंज्यूमर के पास चॉइस ही बिल्कुल नहीं होती, एक ही तो फर्म है, वही प्रोडक्ट जो है मार्केट में सप्लाई कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट प्लस पॉइंट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली ड्यू टू कंपटीशन। मोनोपोली सिचुएशन के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कंज्यूमर के पास चॉइसेस भी ज्यादा हैं, प्लस उसके साथ साथ जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। फर्म्स अपने आप को एफिशिएंट करने की कोशिश कर रही हैं, कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन की कोशिश की जा रही है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर की जा सके कंपटीशन की वजह से। देन नेक्स्ट है, कंज्यूमर्स हैव मोर नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर्स के पास अगेन एज कंपेयर टू मोनोपोली ये बात की जा रही है, मोनोपोली के कंपैरिजन में कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट नॉलेज जरा बेहतर होता है। मोनोपोलिस्ट तो एडवर्टीज ही नहीं करता अपने प्रोडक्ट को, उसको जरूरत ही नहीं है एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च करने की, तो इसलिए उसके मुकाबले में यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट फर्म्स अपनी अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रही हैं, इश्तिहार दे रही हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो कस्टमर के लिए बेहतर है। ओके, देन डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स की साइड पे प्रॉब्लम्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सबसे पहला और मेजर प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन कैन बी अननेसेसरी। बाज औकात हमें ये नजर आता है कि जो डिफरेंशिएशन की जा रही है वो अननेसेसरी है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिहाज से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्वालिटी एक जैसी है, सिर्फ कलर या आप कह लें डिजाइन या कोई इस तरह की चीज चेंज की जा रही है जो प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर रही, सिर्फ पैकिंग का स्टाइल चेंज कर दिया इस तरह की। तो बाज़ औक़ात ये डिफरेंशिएशंस अननेसेसरी होती हैं, यानी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के लिहाज से ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। देन प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, स्टिल एक प्रॉब्लम जो मोनोपोली में भी था या ओलिगोपोली में भी, कि जो प्राइस है वो इस कंपटीशन में भी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा ही होती है, या आप ये समझ लें कि परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में इम्परफेक्ट के तीनों केसेस में ये प्रॉब्लम है कि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर होती है, यानी प्रोड्यूसर अपनी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा होता है, तो इसको डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। देन वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टीजमेंट, फिर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स हैं वो हैवीली जो है वो एडवर्टीज करती हैं प्रोडक्ट्स को, तो इतना हैवी जो एडवर्टीजमेंट है उसकी वजह से अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है कि एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च की जाती है, या आप कह लें कि फर्म्स उतना पैसा प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे खर्च नहीं करती, प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज बेहतर करने पे खर्च नहीं करती, जितना जो है वो एडवर्टीजमेंट पे लगा दिया जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी सिचुएशन बताता हूँ, उससे आप अंदाजा कर लें कि बड़ी फर्म्स, लार्जर फर्म या मल्टीनेशनल फर्म्स के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने होते हैं। ये जो नॉर्मल हमारे नेशनल टीवी चैनल्स हैं, जियो, ARY, समा टीवी, दुनिया टीवी वगैरह, ये जो 5-6 आप फेमस न्यूज चैनल्स हैं, इनमें से किसी भी न्यूज चैनल पे अगर आप अपनी एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस का इश्तिहार चलाना चाहते हैं, 30 सेकंड का एक इश्तिहार दिन में 24 दफा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, हर 1 घंटे में एक दफा आपका एड जो है वो टीवी पे आएगा, 30 सेकंड का आपका एड है, यानी दिन में 24 दफा वो एड रन होगा, और इसकी कॉस्ट जो है वो पर मंथ एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपीज है। 4 से 5 लाख रुपया इस एड की कॉस्ट जो है वो टीवी चैनल जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें
कि फर्म्स जो हैं वो करोड़ों रुपया, करोड़, ये सिर्फ एक सोर्स है। फिर वही ब्रांड जो है वो बिल बोर्ड्स पे ऐड दे रही है, इंटरनेट पे दे रही है, यूट्यूब पे दे रही है, फलां है, अखबारों में है, और 10 किस्म के सोर्सेज ऑफ एडवर्टीजमेंट हैं। तो यानी कि करोड़ों रुपया एक फर्म जो है, या शायद बड़ी फर्म्स बिलियंस ऑफ रुपीज एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रही हैं। इतनी अमाउंट आप प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे लगाएं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं बेहतर हो सकती है, लेकिन उस पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टीजमेंट, ये हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नजर आता है। तो ये 4-5 आप कह लें मेजर इश्यूज थे, और उसके साथ साथ फिर हमने एडवांटेजेस की भी डिस्कशन की। अब यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? जी 979 क्या क्वेश्चन है बच्चे? सर आप इस चैप्टर के सर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनकी सर हाईलाइट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। सर जो टॉप क्वेश्चंस पूरी बुक में एक भी क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। आपको सेमेस्टर के एंड पे कंप्लीट कोर्स की एक लिस्ट बना के दूंगा मैं आपको, जो आपकी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी, उसमें इस अटेम्प्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। वो मैं हमेशा ही करता हूं, तो वो एक मैकेनिज्म मैं यूज करता हूं। अदरवाइज बच्चे सीए में एक बात याद कर लें कि पूरी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप अनइम्पोर्टेंट कह सकें, और अगेन पूरी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप इंपॉर्टेंट कह सकें कि ये तो लाजमी आएगा। ये हर अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट और डिफरेंट मैकेनिज्म, पास्ट पेपर और बहुत सी चीजों का एक कम्बिनेशन है, जिससे आप थोड़ा बहुत ये गेस करने की कोशिश कर सकते हैं कि इस अटेम्प्ट में पेपर किस किस्म का बनेगा। इसके अलावा आप अगर कहीं पर भी ये मिस्टेक करेंगे कि ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये 10 इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, या इन 12-13 चैप्टर में से ये 2 अनइम्पॉर्टेंट है और ये बाकी, तो वो आप कह लें बस तुक्के वाली बात ही है। हो सकता है पेपर उसी तरह का आ जाए, और हो सकता है कि जो 2 चैप्टर आपने 13 में से छोड़े हैं वो 40 नंबर का पेपर ही उन 2 में से या 30 नंबर का सेट कर जाए। तो इसलिए सीए में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इस सेटअप पे कोई गेस नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ सिलेबस में जो है वो कोशिश करता होता हूँ एक लिस्ट बना के देने की, उससे आपको गाइडलाइन इंशाल्लाह मिल जाएगी। जी 392 आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, इक्विलिब्रियम ऑफ हम इन लॉन्ग रन में भी इसका नॉर्मल प्रॉफिट सर क्यों होता है? थोड़ी सी रीजन सिंपल एक ही रीजन है। आप ये बताएं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री ऑफ न्यू फर्म आसान है या मुश्किल है? इजी है। इजी है। तो अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और एग्जिस्टिंग फर्म 50, 60, 70 हैं, और वो सारी ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, तो न्यू फर्म उसमें एंटर होगी बिजनेस में या नहीं होगी? होगी सर। होगी। तो सप्लाई बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल फॉल करता है। तो यानी लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चल सकता। लॉस तो वैसे ही नहीं चलता होता, आपको पता है, ज्यादा अरसे तक फर्म शट डाउन होना शुरू हो जाती हैं। वो तो इवन ओलिगोपली भी हो तो लॉस की वजह से शटिंग डाउन हो सकती है। तो ना लॉस ज्यादा अरसा चलना है, ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चलना है, तो ऑब्वियसली फिर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में चलेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? और भाई किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, शाबाश। जी 979 क्या क्वेश्चन है? सर ये पूछना था कि सर एमसीक्यूज आते हैं इसमें? जी 15 एमसीक्यूज होंगे 100 नंबर के पेपर में। 15 होते हैं, उनमें से 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स में से होते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक 6 एमसीक्यूज होंगे, और बाकी रिमेनिंग 9 एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड आपका मैक्रो का जो पोर्शन है उसमें से होंगे। टोटल 15 और होंगे। सर तो बाकी 85 मार्क्स हैं सर, वो सारा थ्योरी थ्योरी होगा? जी वो आपका सारे का सारा सब्जेक्टिव पेपर है, और उसमें डिवीजन होगी। डिवीजन से मतलब सेक्शन वाइज डिवीजन होगी। 35 नंबर 85 में से जो है वो माइक्रो के होंगे, यानी पहले 5 चैप्टर्स के, और बाकी जो आप कह लें रिमेनिंग आपके 50 नंबर हैं वो आपके मैक्रो के होंगे। और उनमें फर्दर डिवीजन ये है कि ये एग्जैक्टली एग्जामिनर की चॉइस पे है
कि वो क्वेश्चंस में ए बी सी 2-3 पार्ट बना दे। मसलन आमतौर पे एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है रफली, तो 10 नंबर में वो 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाता है आपसे। मसलन वो एक तरफ कहता है जी व्हाट आर दी 3 कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 कंडीशंस एक्सप्लेन कर दें, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब हर कंडीशन 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन हो जाएगी। फिर वो उसके साथ पार्ट बी बना देता है, फॉर एग्जांपल आल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो उसी का दूसरा हिस्सा अटैच कर देता है। या कोई और क्वेश्चन, लेट अज्यूम वो कहता है जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स लिख दें, 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन के साथ फीचर्स आप एक्सप्लेन कर दें। तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और बीच बीच में मैं हाईलाइट करता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन पूरे को पूरे 10 नंबर के भी आ जाते हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन हो सकता है। मसलन वो कहता है जी कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन कर दें, तो वो पूरा ही 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोई उसका पार्ट नहीं होगा, सिर्फ आपने 4 प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन करनी है। ये खैर पेपर और पैटर्न, और इसके लिए इतना परेशान ना हो। चैप्टर नंबर 1 हमारा इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस दिन चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, हम पिछली 5 अटेम्प्ट्स के माइक्रो के पोर्शन को क्लास में फुली डिस्कस करेंगे। यानी जो रिसेंट 5 अटेम्प्ट्स हुई हैं, मोस्ट रिसेंट से लेके, तो 5 पेपर्स में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। माइक्रो वाला कंप्लीट पोर्शन हम डिस्कस कर लेंगे, माइक्रो के एमसीक्यूज भी कर लेंगे 5 पेपर के, और माइक्रो का सब्जेक्टिव भी। तो उससे आपको एक फुल ग्रिप आइडिया हो जाएगा कि एक पेपर किस तरह का बनता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या उसकी सिचुएशन होती है। तो जिस दिन हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, उसी से अगले दिन फौरन जो है हम 5 माइक्रो के पेपर्स जो हैं वो करेंगे। फिर इसी तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, मैक्रो भी पूरा हो जाएगा, तो फिर हम उन्हीं 5 पेपर का जो मैक्रो वाला पोर्शन होगा, एमसीक्यूज भी और सब्जेक्टिव भी, वो भी कवर कर लेंगे। तो रफली आप ये समझ लें कि हमने रिसेंट 5 अटेम्प्ट्स के पेपर को A to Z क्लास में डिस्कस कर लेना है। इसलिए इस चीज पे इंशाल्लाह परेशान ना हो, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा कि क्या सिचुएशन है, पेपर किस तरह का आता है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। बेसिकली इसे हम बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे जो है वो लिंक करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है और उसका पैटर्न जो है वो किस किस्म का है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि इस चैप्टर को अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट के लिहाज से डिवाइड करें तो ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला आधा चैप्टर जो है वो आप कह लें रफली सारे के सारे क्वेश्चन ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहले आधे हिस्से में कोई भी क्वेश्चन 3-4 नंबर से ज्यादा का नहीं है, कोई 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का, मैक्सिमम 4 नंबर तक के क्वेश्चन है। मे बी 2 दिन में या 3 दिन में पहला हाफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो दूसरा हाफ है बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टॉपिक से चलता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ऑनवर्ड हमारे जितने टॉपिक होंगे वो फिर नॉर्मल टॉपिक्स की तरह से हैं। किसी टॉपिक में पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, किसी में 5-5 के बन जाते हैं, मतलब वो जिस तरह अब तक हम करते आए हैं रिमेनिंग पार्ट उसी तरह से हैं, कंप्लीट टॉपिक्स हैं उसमें। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, और इसमें से जो पेपर का क्वेश्चन पेपर बनता है वो भी इसी तरह से आमतौर पे आता है कि पहले हिस्से में से एक आध डेफिनेशन को छोटी मोटी चीज पूछ ली जाती है, फिर 6-7 नंबर का एक मेजर क्वेश्चन जो है वो दूसरे हिस्से में से पूछ लिया जाता है। तो 10 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से लाजमी आना होता है। 9 नंबर आमतौर पे आप समझ लें सब्जेक्टिव पेपर में आ जाते हैं, एक एमसीक्यूज होता है चैप्टर नंबर 1 का। अच्छा खैर, पहला हिस्सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस हैं इसमें ज्यादातर। ओके जी, देन नंबर 1 पहला हमारे पास क्वेश्चन, ये बेसिकली 3 डेफिनेशंस हैं। आप में से अगर किसी ने भी आईकॉम, इंटर या बीकॉम लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उन्होंने ये तीनों डेफिनेशंस इन डिटेल वहां पे स्टडी की होंगी। यहाँ पे तो इनकी डिटेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से कोई डेफिनेशन भी पूछी जाए तो वो 3 नंबर का है। कोई एक डेफिनेशन वो आपसे पूछ लेता है कि एडम स्मिथ, लॉयनल रॉबिन्स या अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली। तो ये मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। ओके जी, देन पहली डेफिनेशन हमारे पास है एडम स्मिथ की। इसको जरा हम थोड़ा डिटेल से करेंगे। आप समझ लें कि जो डिटेल हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा फालतू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, देन एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन। Adam Smith in 1776 defined the subject by writing a book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations.
आम तौर पे ये बुक जो है ये वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से ज्यादा मशहूर है, शॉर्ट नेम इसका यूज होता है वेल्थ ऑफ नेशंस। एमसीक्यूज में आ सकता है हु राइट द बुक विद द नेम ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, आगे वो 4 नाम लिख देता है, या विच बुक वाज द फेमस बाय एडम स्मिथ, तो उसके हिसाब से वो आगे 4 बुक्स के नाम दे सकता है। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ के नाम से जो है फेमस है। ओके, अब उस बुक में ये एक तरह से आप समझ लें एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ से पहले तक ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से पढ़ाया जाता था, यानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एक ही समझा जाता था। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को कंबाइनली टीच किया जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को जो है वो ज्यादा फोकस किया, ज्यादा हाईलाइट किया, उस पर 2-4 बुक्स लिखी, उनमें से वेल्थ ऑफ नेशन की बुक जो है वो बहुत फेमस हुई। तो वेल्थ ऑफ नेशन में वैसे तो बहुत ज्यादा आप कह लें कि टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर हम वहां से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो टोटल 4 बातें हमें समझ आती हैं। ही एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स एज इट इज द सोशल साइंस, या कुछ बुक्स इसको यहां पे लिखती हैं इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में साइंस ऑफ वेल्थ का नाम यूज किया जाता है। ओके, साइंस ऑफ वेल्थ दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। और एडम स्मिथ के नजदीक वेल्थ का मतलब आम लफ्जी मतलब दौलत वाला नहीं है। एडम स्मिथ के नजदीक वेल्थ का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। हमारे मुल्क में एक साल के अंदर जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसको ही एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन कहता है, कि किसी भी कंट्री का इनकम लेवल जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है। अच्छा, इन चारों को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को वो किस तरह से आप कह लें ब्रीफली 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन करता है। दिस मींस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एडम स्मिथ के नजदीक हम कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करें तो उसके लिए हमें 4 तरह के रिसोर्सेज चाहिए। लैंड चाहिए, लैंड का लफ्जी मतलब तो होता है जमीन, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है कुदरती वसाइल, नेचुरल। आजकल की मॉडर्न बुक्स लैंड की जगह नेचुरल रिसोर्स का वर्ड भी लिखती हैं, लेकिन ओल्ड फैशन वे में जब भी आपसे एमसीक्यू सेंस में पूछा जाए व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड है नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर है ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट, कैपिटल है मैन मेड रिसोर्सेज। इसमें करेंसी नोट आपका कैश हो सकता है, जैसे हम आम बुक कीपिंग में कैश या कैपिटल लिखते हैं। कैश के अलावा आपकी मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स, इंसानों की बनाई हुई तमाम वो चीजें जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर इनकम जनरेट करने में इंसान की हेल्प करती हैं, उनको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कैपिटल कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर है इन तीनों को कंट्रोल करने वाला। अगर ग्रुप हो तो उसे एंटरप्राइज कह दिया जाता है, अगर सिंगल पर्सन है तो एंटरप्रेन्योर। देसी जुबान में या कॉमन लैंग्वेज में आप कह लेंगे ओनर है, बिजनेस का मालक है फॉर एग्जांपल, लेकिन इकोनॉमिक्स की जुबान में एंटरप्रेन्योर, डिसीजन मेकर, जिसने फैसला करना है कि कितनी लैंड, कितनी लेबर, कितना कैपिटल यूज होगा और हम क्या आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज द सेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। दूसरे नंबर पे मसलन मैं जस्ट एग्जांपल साथ साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको जरा क्लैरिफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल एडम स्मिथ के नजदीक एक फार्मर है, वो लैंड हायर करता है, एक्वायर करता है, फर्टिलाइजर, बीज और बाकी रिसोर्सेज, कैपिटल खरीदता है या हायर करता है, और लेबर इस्तेमाल करता है और उससे फसल लगाता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह कोई फैक्ट्री वाला है, कोई लेट अज्यूम कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो वो भी लैंड, लेबर और कैपिटल यूज करेगा और कपड़ा प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचेगा। तो एडम स्मिथ के नजदीक ये जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है, इसका प्रोड्यूस करने का मकसद है एक्सचेंज। Entrepreneurs produce goods and services in large quantities. Entrepreneurs बेतहाशा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। They do so to exchange their produced good with the other members of the society. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट वो प्रोड्यूस करते हैं ये वो सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं।
मसलन फार्मर ने 100 मन गंदम प्रोड्यूस की है, तो बेसिकली ये 100 मन गंदम वो सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करेगा, जिसको हम कॉमन जुबान में बेचना, खरीदो फरोख्त, तिजारत कहते हैं। कि फार्मर ने गंदम प्रोड्यूस की है और मार्केट में बेच के उसके बदले में पैसा वसूल कर लिया है। इसी तरह क्लॉथ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला है, उसने आउटपुट कपड़ा प्रोड्यूस किया है, मार्केट में बेचा है और उसके बदले में पैसा वसूल किया है। तो इसको एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या एडम स्मिथ की जुबान में एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कहते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे अब देखिए, एक जो एंटरप्रेन्योर है उसने लेट अज्यूम 1 लाख मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया, 100 रुपए मीटर के हिसाब से उसने मार्केट में 100 रुपए की प्राइस पे बेचा, उसे 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू आ गया। ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 हिस्सों में। व्हेनेवर एक्सचेंज ऑफ वेल्थ टेक्स प्लेस, एवरी कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर्स कौन है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटर है, रिसीव इट्स ड्यू रिवॉर्ड। ये 1 करोड़ रुपया जो है ये इन चारों में डिवाइड हो जाएगा। इसी 1 करोड़ में से जो है वो लैंड की पेमेंट रेंट की शक्ल में चली जाएगी, इसी 1 करोड़ में से लेबर की पेमेंट वेजेस, सैलरी या तनख्वाह की शक्ल में चली जाएगी, इसी 1 करोड़ में से अगर आपने कैपिटल बोरो किया हुआ था तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट चली जाएगी, और इन 3 पेमेंट्स के बाद अगर कुछ बच गया तो वो एंटरप्रेन्योर की पॉकेट में एज ए प्रॉफिट चला जाएगा। तो बेसिकली एडम स्मिथ सेज दैट कि जो भी गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस करके बेची जाती है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होती है, तो उस एक्सचेंज के नतीजे में जो रेवेन्यू आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस स्टेप को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और चौथे नंबर पे अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। पहली तीनों स्टेजेस का अल्टीमेट पर्पस क्या है? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। देखें, फार्मर ने गंदम, चावल, कपास क्यों प्रोड्यूस की? क्योंकि वो इसको बेचेगा, इसके बदले में पैसा कमाएगा और उस पैसे को अपनी जरूरियात पे खर्च करेगा। वो उससे कपड़े खरीद लेगा, जूते खरीद लेगा, खाने पीने की चीजें खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, मोबाइल खरीदेगा। तो पैसे को इस्तेमाल करना, खर्च करना और उसके जरिए से गुड्स एंड सर्विसेज को अपने इस्तेमाल में लाना, इसको हम कंजम्पशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में, किसी चीज को यूटिलाइज करना। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ पहली तीनों स्टेजेस का असल पर्पस था कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का पॉइंट होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है, 2 लाइनों की डेफिनेशन है उसकी, और उसके बाद उसको आप कह लें 2 लाइनों में ब्रीफली ईच पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, देन इसी तरह से अगेन 3 से 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन। एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी हमारे पास 1776 की। उसके बाद 1890 में एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी है 1890 में। इसको एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को एडम स्मिथ की डेफिनेशन से थोड़ा सा बेहतर समझा जाता है। अगेन ये भी मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल? ब्रीफली डिस्क्राइब। उसको ब्रीफली, उस पे कोई अगर कोई प्लस पॉइंट है या क्रिटिसिज्म का पॉइंट है तो वो ब्रीफली 1-2 पैराग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन कर दें। तो पहले जरा डेफिनेशन समझें। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स बेसिकली इंसान की रोजमर्रा जिंदगी की स्टडी है, रोजमर्रा जिंदगी को ऑब्जर्व करना है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इंसान की आम रोजमर्रा मामूल की जिंदगी। देखें, जिस तरह हम रोजाना मार्केट जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, और कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। मैं कहीं जॉब करता हूं, वहां से पैसा कमाता हूं, कोई बिजनेस कर रहा है, वो वहां से इनकम जनरेट करता है। तो ये जो हमारी रोजमर्रा इकोनॉमिक लाइफ है, इसको स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस। और इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल एक्शंस को, जाती इनफरादी एक्शंस को भी स्टडी करते हैं और सोशल एक्शंस को भी स्टडी करते हैं, पूरी सोसाइटी के तौर पे। यहां से आप ये समझ लें कि इंडिविजुअल या इनफरादी एक्शंस को यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिंक किया जा रहा है और सोशल एक्शंस को मैक्रो इकोनॉमिक्स से। यानी देखें, हम अब तक इंडिविजुअल या माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं, उसमें हमने एक प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को समझा, कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, फिर फर्म के लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटीज को समझा कि अगर मोनोपोली फर्म है तो उसका फैसला कैसा है, ओलिगोपोली फर्म का डिसीजन कैसा है। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल, दोनों लेवल्स पे स्टडी करते हैं।
और स्टडी किस चीज की करते हैं? विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स, कि हम अपनी जिंदगी में मादी खुशहाली, मादी अशिया कैसे हासिल करते हैं और उनको अपनी वेलबींग के लिए, खुशहाली के लिए, पर्सनल लाइफ की इंप्रूवमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं। तो वेलबींग इकोनॉमिक्स की जुबान में खुशहाली को सादे लफ्जों में कहा जाता है। तो इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी कैसे गुजारता है, माशी जिंदगी, और वो मादी अशिया या फिजिकल थिंग्स से, मटेरियल रिक्विजिट्स से, मादी अशिया से अपनी लाइफ में खुशहाली किस तरह से लेके आता है, इस चीज को स्टडी करना माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये जरा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन थी, जिसमें आप कह लें कि ज्यादा बेहतर तरीके से इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई। अब इसको ब्रीफली जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो हमने डिस्कशन में ऑलरेडी कर ली हैं, ये असल में मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर तो वो सिर्फ 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है फिर तो ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन ये लिखें, 2-3 लाइनों की बात खत्म, इन्वर्टेड कॉमास में। लेकिन अगर वो कहता है जी 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर डेफिनेशन के हैं, 2 नंबर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के हैं, तो ये 2-3 पॉइंट आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। नंबर 1, वेल्थ इज नॉट द सोल मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जितना एडम स्मिथ ने किया था, या दूसरे लफ्जों में एल्फ्रेड मार्शल के नजदीक इकोनॉमिक्स का असल या सोल सब्जेक्ट वेल्थ नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन जो है, इंसानों की खुशहाली एक्चुअल सब्जेक्ट है। ओके, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, और इकोनॉमिक्स जो है वो एक आम कॉमन मैन की जिंदगी को स्टडी करती है। देन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन, यानी इंसान की सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ को हम स्टडी करते हैं। कोई इंसान सुबह कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वो सारे दिन में परफॉर्म करता है लेकिन उसका इकोनॉमिक्स से तल्लक नहीं बनता किसी तरह से, उसको हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते। तो यानी कि ये जो कंडीशन एल्फ्रेड मार्शल ने लगाई है कि हम इंसान की ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इंसान की रोजमर्रा इकोनॉमिक लाइफ, मुआशी जिंदगी को सिर्फ इसमें स्टडी करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस डेफिनेशन से हमें मिलती है, स्टडी ऑफ वेलफेयर एंड वेलबींग। ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है ये मुआशरों में खुशहाली लाने के लिए, लोगों का इनकम लेवल बेहतर करने के लिए, इंडिविजुअल लेवल पे वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए ये सब्जेक्ट स्टडी किया जाता है और इसके टॉपिक्स को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये एक ब्रीफ सा आइडिया और डिस्कशन थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्फ्रेड मार्शल और उसको ब्रीफली हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सेम पैटर्न पे 4 नंबर का क्वेश्चन, मसलन वो आपसे कहता है गिव द डेफिनेशन ऑफ लायनल रॉबिन्स। जी हामिद, क्या क्वेश्चन है बच्चे? सच्ची यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि इन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में इनेबल एवरीवन इन द सोसाइटी टू सेटिस्फाई हिज मल्टीपल वांट्स। ये क्या? इसके मतलब आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात खत्म हो गई यहाँ पे। शुरू कहाँ से हो रहा है वो फिक्रा? सर वो लिखा है कि द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ इनेबल्स एवरीवन इन द सोसाइटी टू सेटिस्फाई हिज मल्टीपल वांट्स। देखिए, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एनेबल्स यानी ये हेल्प करती है सोसाइटी के तमाम लोगों को अपनी अपनी वांट्स और जरूरियात पूरा करने के लिए। इसको आप ऐसे समझ लें कि एक फार्मर है वो गंदम उगाता है और एक प्रोड्यूसर है जिसने फैक्ट्री लगाई हुई है वो कपड़ा बनाता है। तो जो कपड़ा बनाने वाला है वो अपनी खुराक की जरूरियात कहाँ से पूरी करेगा? साफ जाहिर है, अगर मुल्क में एक्सचेंज का मैकेनिज्म होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और उनकी तिजारत होती है, तो कपड़े वाले को अपनी जरूरत की गंदम मिल जाएगी और गंदम प्रोड्यूस करने वाले फार्मर को अपनी जरूरत का कपड़ा मिल जाएगा। बुनियादी तौर पे ये असल में चैप्टर नंबर 10 आएगा, वहां पे हम पैसे को डिस्कस करेंगे, मनी क्या होती है और आजकल के मॉडर्न मैकेनिज्म तक हम कैसे पहुंचे। आजकल तो हमें आसान लगता है ना, बाजार गए, 100 रुपया दिया, प्रोडक्ट खरीदी, घर आ गए। आज से कई 100 साल पहले या कई हजार साल पहले दुनिया में बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। करेंसी नोट या सिक्के नहीं होते थे, तो लोग गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते थे। मसलन एक इलाका है, सिटी है, वहां पे एक कारपेंटर है, वो टेबल और चेयर्स बनाता है। एक फार्मर है, वो गंदम चावल उगाता है। तो वो क्या करते थे, वो गंदम चावल उगा रहा है, वो कारपेंटर है, वो कुर्सी बनाना जानता है, तो वो गंदम उगाता है, कारपेंटर के पास जाता है कि मुझे 4 चेयर्स बना दे, मुझसे 50 किलो गंदम ले लें बदले में, 100 किलो गंदम, जो भी एक्सचेंज रेट है। तो यहां से आइडिया डेवलप हुआ है एक्सचेंज का, ट्रेड का, तिजारत का।
फिर वहां से हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, ये चैप्टर नंबर 10 में 2-3 टॉपिक हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी है, टाइप्स ऑफ मनी, उसमें आ जाएंगी। लेकिन इसको आप लिंक रखें कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ बुनियादी तौर पे लोगों की जरूरियात और वांट्स को पूरा करने में सोसाइटी में हेल्प करती है। ये तजारत एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हर कोई अपनी जरूरत की चीज जो है वो उसको अवेलेबल हो जाती है। और सर आपने ना डेफिनेशन के ऊपर, ये सोशल साइंस के ऊपर ना एक वर्ड लिखा था सर, वो आपने क्या लिखा था? एडम स्मिथ की डेफिनेशन में जी सर। वो मैंने लिखा था कि ज्यादातर बुक्स जो है वो प्रेफर करती हैं कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन को साइंस ऑफ वेल्थ लिखा जाए, सोशल साइंस ना लिखा जाए, क्योंकि उसने वेल्थ को ज्यादा फोकस किया था। तो ये बेटर भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बुक में भी आप बेशक करेक्शन कर लें। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि एडम स्मिथ एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, यानी उसने गुड्स एंड सर्विसेज की साइंस के तौर पे इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद जो अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स है, इन्होंने इसको सोसाइटी के तौर पे ह्यूमन बीइंग से लिंक किया है, तो इसलिए फिर इसे सोशल साइंस जो है वो अल्फ्रेड मार्शल या रॉबिन्स की डेफिनेशन में माना गया है। एडम स्मिथ के दौर तक या उसकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ये साइंस ऑफ वेल्थ है। और सर ये मार्शल वाले में यहाँ पे क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, सर इसका मतलब क्या होगा? यानी कि इंसानी जिंदगी के वो पहलू जो क्लोजली जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, किस चीज से? मटेरियल रिक्विजिट से। इंसान मादी अशिया कैसे हासिल करता है और उनसे खुशहाली तक कैसे पहुंचता है। मतलब मैंने पैसा कमाया, उससे गाड़ी खरीद ली, मैंने पैसा कमाया, उससे मैंने अपनी जरूरत के कपड़े खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिया। तो मैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ करता हूं, लेकिन असल मकसद मेरा ये नहीं होता कि मैंने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। असल मकसद है कि ये जो मैं वेल्थ अर्न करूंगा, इससे मैं अपनी जरूरियात पूरी करूंगा, और वो जरूरियात मादी अशिया को इस्तेमाल करने से होंगी, गाड़ी, घर, कपड़ा, जूते, मोबाइल, फलां चीजें। तो ये मादी अशिया, मटेरियल रिक्विजिट्स एक्वायर करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको हम स्टडी करते हैं सिर्फ। तो जो इंसान की जिंदगी का आम रवैया है, सोना, उठना, जागना, इससे मुतल्लिक जो चीजें हैं वो क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो अल्फ्रेड मार्शल के नजदीक इकोनॉमिक्स में उन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये असल में थोड़ा सा चलें आप बैकग्राउंड समझ लें, उससे फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। असल में बच्चे अल्फ्रेड मार्शल भी और रॉबिन्स के नजदीक भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। अब सोशल साइंसेज में हर वो सब्जेक्ट आता है जो इंसानी रवैये से मुतल्लिका होता है। स्विक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये तमाम सब्जेक्ट तो बड़ी डिटेल में हर चीज को डिस्कस करते हैं। कल्चर्स को डिस्कस किया जाता है, किसी इलाके में लोग सोते कब हैं, उठते कब हैं, उनके रवैये कैसे हैं, गुस्से वाले लोग किन इलाकों में है, फला। तो वो तो बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट हैं और वो इन चीजों को फोकस करते हैं। तो ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंशिएट रखने के लिए उसने डेफिनेशन में लिंक किया है कि हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ से मुतल्लिका चीजों को डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस का सब्जेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंसान की कॉमन जिंदगी को डिस्कस करें। हम सिर्फ आम जिंदगी की, आम इंसान की जो मुआशी जिंदगी है, इकोनॉमिक लाइफ, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। सर थैंक यू सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है लॉयनल रॉबिन्स की डेफिनेशन। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट एमसीक्यूज की सेंस में नोट कर लें। रॉबिन्स की डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स की जो आपके सिलेबस में 3 डेफिनेशन है, इन तीनों में से सबसे बेहतर समझा जाता है। यानी अगर एमसीक्यूज में कहीं पूछ लिया जाए विच डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट वन, इज द लेटेस्ट वन, इज द एडवांस्ड या कॉम्प्रिहेंसिव, तो रॉबिन्स की डेफिनेशन को कंपैरेटिवली सबसे बेहतर समझा जाता है। ओके, अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें कि एक डेफिनेशन क्या है और इसको क्यों बेहतर समझा जाता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। यहां तक तो तकरीबन अल्फ्रेड मार्शल वाली ही बात है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस या सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। अब ह्यूमन कंज्यूमर है तो कंज्यूमर बिहेवियर समझ लिया, ह्यूमन प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, मोनोपोली में है, ओलिगोपोली में है, तो हमने उनका बिहेवियर समझ लिया कि मोनोपोली में इन्वेस्टर या ह्यूमन बिहेवियर कैसे बिहेव करता है। क्वांटिटी कम करके सप्लाई इंक्रीज कर दे, सप्लाई कम करके प्राइस इंक्रीज कर देता है। परफेक्ट कंपटीशन में बिहेवियर कैसा है। कंज्यूमर के पास अगर बजट लिमिटेड हो तो वो कैसे बिहेव करता है, जब उसका बजट बढ़ता है तो वो न्यू चॉइस मेकिंग। तो हम बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसको ओवरऑल सेंस में हम ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी रवैया कहते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां तक अल्फ्रेड मार्शल की भी सेंस यही थी, इसकी भी सेंस यही है। फर्क क्या है? एज ए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर मीन्स। और हम पूरी इकोनॉमिक्स में हम सप्लाई का टॉपिक पढ़े,
हम डिमांड का टॉपिक पढ़ें, हम प्रॉफिटेबिलिटी, हम मोनोपोली पढ़ें, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करें, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी, हम कोई भी टॉपिक स्टडी कर रहे हो, हर टॉपिक का बेसिक कंसर्न या ओवरऑल जो व्यू बनता है वो इन दो लफ्जों में है, बिटवीन मल्टीपल एंड्स या अनलिमिटेड वांट्स। कुछ बुक्स जो हैं वो मल्टीपल एंड्स को अनलिमिटेड वांट्स की सूरत में भी लिखती हैं कि इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, और स्केयर मीन्स इंसानी वसाइल जो हैं वो लिमिटेड हैं। अब आप इस एग्जाम्पल को या इस डेफिनेशन को देखें, टोटल इकोनॉमिक्स के 3 लेवल होते हैं या 3 इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। कंज्यूमर्स हैं हम आप लोग, प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हम आप लोग ही हैं जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, और तीसरी गवर्नमेंट है। तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, इन तीनों लेवल पे आप ये रॉबिन्स की डेफिनेशन फिट कर सकते हैं। एक कंज्यूमर के तौर पे मैं ये देखता हूं कि मेरी महीने की इनकम 50,000 है, ये लिमिटेड रिसोर्स है, मेरा बजट कह ले। तो इस बजट में रहते हुए मैंने इस महीने कौन कौन सी अपनी जरूरियात पूरी करनी है, किनको छोड़ना है। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा कि बजट लाइन की वजह से कंज्यूमर ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व पे नहीं जा पाता, उसको सिलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि कंज्यूमर के बजट में नहीं है, वरना वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाले पेयर्स हैं, उनको खरीदना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर का बजट अलाउ नहीं करता तो कंज्यूमर उनको सिलेक्ट नहीं करता। तो यानी कि क्या सिचुएशन है, कंज्यूमर की वांट्स अनलिमिटेड हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए फैसला करता है कि मैंने अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स को कैसे पूरा करना है। प्रोड्यूसर भी इसी मैकेनिज्म पे है, वो 5 लाख का बिजनेस हो, 5 करोड़ का हो या 5 बिलियन का, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, 5 बिलियन का उसने बिजनेस शुरू किया है, लेकिन स्टिल उसकी एक लिमिट है कि 5 बिलियन में उसने कितनी मशीनरी पे पैसा खर्च करना है, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना लेबर को पेमेंट्स करनी है, कितनी लैंड हायर करनी है। वो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनाएगा कि इस बजट लिमिट के अंदर रहते हुए लैंड, लेबर, कैपिटल हायर किया जाए और ये आउटपुट प्रोड्यूस करके मैं मार्केट में बेचूं। छोटा सा बिजनेसमैन है, एक समोसे की रेडी वाला है, तो वो भी यही प्लान करता है कि मेरे पास ही फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का बजट है, मैंने कितना आटा खरीदना है, कितने आलू खरीदने हैं, कितना फलां काम, फलां चीजें, ये मेरा इक्विपमेंट कैपिटल होगा, मैं एक पर्सन हायर कर सकता हूँ लेबर का, या वो भी नहीं कर सकता खुद ही एज ए लेबर का। तो वो भी एग्जैक्टली यही प्लान कर रहा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हो जो मैं अपने मौजूदा रिसोर्सेज में इस्तेमाल करके आउटपुट प्रोड्यूस कर लूं। और एग्जैक्टली बजट ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग भी यही है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए 100%। अब देखें, ये अभी 8-10 दिन बाद बजट आ जाएगा। अब देखें, बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो 7,000 बिलियन, 7,000 अरब रुपए का बजट होगा, लेकिन स्टिल देयर इज अ लिमिट। गवर्नमेंट की तो अनलिमिटेड वांट्स हैं, गवर्नमेंट चाहती है हम इस साल 50 डैम भी बना दें, सड़कें भी बना दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उसके लिए तो शायद हमें जो है वो 25,000 अरब चाहिए हो, तो गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू तो जनरेट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट हैज टू प्लान, उसको प्लान करना पड़ेगा कि इस साल हम कितना पैसा टैक्स से इकट्ठा कर सकते हैं, कितने कर्जे ले सकते हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हम अनलिमिटेड वांट्स को मैक्सिमम पूरा करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन की सेंस ये है कि इंसान अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केयर मींस को यूज करता है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और रिसोर्सेज की खूबी यह है कि उनको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन आपके पास पानी का एक गिलास है, रिसोर्स लिमिटेड है, 250 ml ऑफ वाटर, लेकिन आप इसको पीने में इस्तेमाल कर लें, हाथ धोने में इस्तेमाल कर लें, कुकिंग में इस्तेमाल कर लें, और भी कई कामों में इस्तेमाल हो सकता है। तो आप अपनी प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस के लिहाज से फैसला करेंगे। मतलब आपको प्यास सबसे ज्यादा, इस वक्त बहुत ज्यादा प्यास है, तो आप वो 250 ml ऑफ वाटर जो है वो पीने में इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी अपनी वांट्स, हो सकता है हाथ भी गंदे हो, लेकिन आप हाथ नहीं धोएंगे। क्यों? आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी थी कि इस वक्त जो प्यास है मेरी वो सबसे बड़ी नीड है, तो आपने वो पानी, रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स, अपनी प्यास, पानी पीने की नीड पूरा करने में यूज कर लिया। बाकी वांट्स आपको फॉरगो करना पड़ गई हैं, छोड़नी पड़ गई है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू। मैं बच्चे एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, बस ये डेफिनेशन की सेंस कंप्लीट करवा दूं। तो ये जो हमने डिस्कशन किया है, इससे 4 मेजर पॉइंट निकल रहे हैं। नंबर 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स या अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमंस की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। नंबर 2, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंसानी वसाइल हमेशा, जराए हमेशा कम होते हैं वांट्स के मुकाबले में।
और दूसरे नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के इस्तेमालात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, अब मैं बच्चे आपसे क्वेश्चन लेता हूँ अजीम और 979, एक सेकंड बस मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। देखिए एक बात अच्छे तरीके से समझ लें, इस डेफिनेशन की वजह से इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है, उर्दू में आप ट्रांसलेट करें वसाइल का कम याब होना, इसका मतलब नंबर से नहीं है कभी भी। मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं, फर्ज करें आप क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, क्लास के दरवाजे से एक स्टूडेंट एंटर होता है, उसके पास पानी के 10 ग्लास हैं और क्लास में जो पानी पीने वाले लोग हैं वो 25 लोग हैं फॉर एग्जांपल। पानी के 10 ग्लास हैं, 25 लोग पानी पीना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। डिमांड ज्यादा है, वांट्स ज्यादा है, रिसोर्सेज कंपैरेटिवली मुकाबलतन रिसोर्स की तादाद कम है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, क्लास में जो स्टूडेंट एंटर हुआ है उसके पास सिर्फ 5 ग्लास हैं 10 की बजाय, लेकिन पानी पीने वाले स्टूडेंट की तादाद सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 लोग पानी पीना चाहते हैं। वांट्स जो है वो कम है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इसको इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी नहीं कहा जाता। स्केर्सिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। डिमांड 5 की है, अवेलेबिलिटी 2 की है, रिसोर्स कम ही रहेगा। डिमांड 500 की है, अवेलेबिलिटी जो है वो 400 की है, रिसोर्स कम है, स्केर्सिटी ही रहेगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन, डिमांड 50,000 यूनिट की है और सप्लाई जो है वो 60,000 यूनिट है, रिसोर्स ज्यादा हो गया है, तो ये स्केर्सिटी में नहीं आएगा। तो डिमांड का सप्लाई के मुकाबले में ज्यादा होना, वांट्स का वसाइल के मुकाबले में ज्यादा होना, इसको हम स्केर्सिटी कहते हैं। अब बताएं मुझे जी अजीम, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रिसोर्सेज लिमिटेड है वो उनको अपनी के मुताबिक यूज करेगा, जी जी, तो वो इसी तरह यूज करेगा ऑलनेट के मुताबिक जहां से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। बिल्कुल सही है। तो इसमें भी मतलब ऑलनेट का पीछे जो कंसेप्ट है वही आता है कि जो रिसोर्सेज वगैरह है उसको सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ही यूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कंसेप्ट वही है, सिर्फ हम हाईलाइट ये कर रहे हैं कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, इसने ये क्लैरिफाई कर दिया कि इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सब्जेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को स्टडी करना या वेलफेयर को स्टडी करना नहीं है। इकोनॉमिक्स का जी सर। सबसे बड़ा कंसर्न रिसोर्सेज और वांट्स का कंपैरिजन है, वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्रोड्यूसर के हो, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके हम गवर्नमेंट को ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी हम यही देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास बजट है 200 अरब का, मोटरवे पे कॉस्ट आनी है 500 अरब, तो रिसोर्सेज कम हो गए, वांट्स ज्यादा है, तो गवर्नमेंट प्लान करेगी कि इस साल आधी मोटरवे बना लेते हैं, 100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है 50 बना लेते हैं, बाकी रहने देते हैं। तो गवर्नमेंट को लिमिटेड रिसोर्सेज में डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए इस डेफिनेशन को ज्यादा आप कह लें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स समझा जाता है कि ये इकोनॉमिक्स के ज्यादातर सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखती है डेफिनेशन। ठीक है, एक दफा सब तीनों में एक बार डिफरेंस बता दीजिए। अनलिमिटेड वांट्स यानी कि जरूरियात या इंसानी ख्वाहिशात बेतहाशा होती हैं, जरूरियात नहीं, तीनों अच्छा तीनों डेफिनेशन में डेफिनेशन। जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वो वेल्थ को या दूसरे लफ्जों में गुड्स एंड सर्विसेज को फोकस करती है कि इकोनॉमिक्स का मकसद ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे एक्सचेंज होते हैं और उसकी कंजम्पशन किस तरह से है। एल्फ्रेड मार्शल के नजदीक हम गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन करते हैं कि हम फाइनली ये समझना चाहते हैं कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुए, इसका मतलब है उतना इंसान जो है वो खुशहाल हो गया। जैसे हम कॉमन वर्डिंग में कहते हैं ना जी, जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज्यादा है वो उतना अमीर कंट्री है। तो जीडीपी बेसिकली क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इस कंट्री की इस साल की पैदावार कितनी है, इस मुल्क में इस साल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए। तो एल्फ्रेड मार्शल के नजदीक मादी अशिया, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन वेलफेयर के मकसद, वेलबींग के मकसद के लिए, यानी एल्फ्रेड मार्शल वेलबींग को, वेलफेयर को जरा ज्यादा फोकस करता है। और रॉबिन्स के नजदीक असल कंसर्न है कि इंसान लिमिटेड वसाइल में अनलिमिटेड जरूरियात अपनी कैसे पूरी करने के लिए इकोनॉमिक लाइफ गुजारता है। दिस इज द स्टडी। यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, देन आज के लिए जी उस्मान, आपका क्या क्वेश्चन है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज नेट का बहुत इशू हो रहा था, अभी भी बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है,
तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ आज का लेक्चर सेंड कर देंगे अपलोड। चलो ठीक है, मैं उनको कह देता हूँ अली इन लोगों को। ठीक है, ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है, कल इंशाल्लाह इससे आगे